लोग बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इसमें जो कॉमनली प्रोसेस है वो है न्यूट्रिएंट को गेन करना और बॉडी में हमारे एब्जॉर्ब करना। इसी के बारे में हम मेनली कहीं ना कहीं पढ़ते रहेंगे, कैसे हमारे बॉडी में कौन सा फूड मटेरियल, कौन सा न्यूट्रिएंट का कैसे ब्रेकडाउन होता है और हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो यह स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। बकल का मतलब होता है माउथ, बकल का मतलब होता है माउथ मतलब, और कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। अब माउथ के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उसे बोलेंगे बकल कैविटी। क्लियर है? अब माउथ के अंदर जो खाली जगह जो भी है उसे बोलेंगे बकल कैविटी, और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है। कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। जो अगर बात करें बकल कैविटी का ऊपर वाले हिस्सा मतलब रूफ, तो बकल कैविटी का जो रूफ है इसको हम लोग बोलते हैं पैलेट, इसको बोलते हैं पैलेट। और ये क्या करता है, ऊपर नेजल कैविटी और बकल कैविटी को सेपरेट करता है, नेजल कैविटी को और बकल कैविटी को सेपरेट करता है। और इस बार को क्या बोले हम लोग, पैलेट। और ये पैलेट भी क्या है, 3 पार्ट में कॉमनली डिवाइडेड होता है। इसका मीन से हुआ कि जो पैलेट का आगे वाला हिस्सा है, जहां पे आप जीभ से टच कर कर देखेंगे तो क्या है, वो रफ सरफेस है, रुगई है, स्किन फोल्डेड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट। उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो इधर सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है मस्कुलर, उसको बोलते हैं हम लोग उल्वा। और उल्वा में एक यहाँ पे स्ट्रक्चर सस्पेंडेड होता है, फ्रीली इंडेड होता है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, एट द टाइम ऑफ डिग्लूटेशन, एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, फूड पार्टिकल को जब हम लोग निगलने का कोशिश करते हैं तो ये क्या करता है, नेजल कैविटी को बंद कर देता है। क्या करता है, नेजल कैविटी को बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर फूड को हम लोग स्वेल करें तो ये फूड क्या हो, फिर से रिवर्स होके आउटफ्लो ना हो जाए नेजल कैविटी के थ्रू, तो एट द टाइम डिग्लूटेशन क्या कर लेगा, इसको बंद कर देगा। क्लियर है? जो एक लटका हुआ हिस्सा है उल्वा का, उसको हम लोग टॉन्सिल नहीं बोलेंगे। अब समझते हैं, जो फ्लोर है बकल कैविटी के जो रूफ था उसको हम लोग बोले पैलेट, और जो फ्लोर है वो होता है एक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टंग। टंग क्या है, टंग एक सेंसरी ऑर्गन है और ये हमारे बॉडी में टेस्ट को प्रिसीव करता है। ये टेस्ट को प्रिसीव करने के लिए कॉमनली इसका रोल है। और ये टंग क्या है, एक स्किन का पतला सा लेयर से अटैच्ड है, and that thin layer of skin is known as frenulum। और पूरा के पूरा जो टंग है वो एक बोन पे के ऊपर रखा हुआ है एंड द अटैच है, एंड दैट बोन इज नोन एज हायोड, दैट बोन इज नोन एज हायोड। और फ्रेनुलम नाम का स्किन का जो फोल्डेड है उससे हमारा टंग क्या है, अटैच्ड। अब जैसे ही टंग की बात करें तो उसमें उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टीथ। ह्यूमन में जो टीथ है वो कॉमनली 2 बार इरप्ट होते हैं, मतलब 2 बार निकलते हैं। पहला टीथ को हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ या डिसिडुअस टीथ, दोनों एक ही है। और सेकंड टाइप में जो निकलता है, दूसरी बार जो टीथ निकलता है उसे बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब ये जो मिल्क टीथ है वो कितने होते हैं नंबर में, 20, और परमानेंट टीथ होते हैं 32। कौन कौन से होते हैं? अगर परमानेंट कब आता है एडल्ट में, कब को आता है, ICPMM, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इतने तरीके के 4 तरीके कॉमनली टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इसका रोल भी देख चुके हैं कि ह्यूमन टीथ का क्या क्या रोल है। ज्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि टीथ का हमारे डाइजेशन में क्या रोल है। तो टीथ का हमारे डाइजेशन में रोल है ये कि ये क्या करेगा, हमारे फूड को फिजिकल डाइजेशन करेगा। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल डाइजेशन? तो फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड पार्टिकल को स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन करना। फूड पार्टिकल को स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन करता है और इसको हम लोग फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं, विच इज डन बाय द टीथ।
अब हम लोग समझते हैं फूड यहाँ पे क्या हो गया, चर्निंग हो गया, मतलब उसको पीस दिया गया, तो यहाँ पे एक ग्लैंड एसोसिएटेड है एंड दैट ग्लैंड इज सैलिवरी ग्लैंड। तो ह्यूमन में जो सैलिवरी ग्लैंड है वो 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। और अगर कहीं भी वर्ड आए ग्लैंड, तो ग्लैंड का सीधा मतलब होता है वैसे सेल या वैसे ग्रुप ऑफ सेल विच इज गोइंग टू रिलीज समथिंग, मतलब वैसा ग्रुप ऑफ सेल, वैसा सेल जो कुछ भी सिक्रीट करता हो और वो सिक्रीट कर रहा है, तो दैट टाइप ऑफ सेल इज नोन एज ग्लैंड। तो हमारे माउथ में 3 पेयर ऑफ ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड एज सैलिवरी ग्लैंड। और तीनों पेयर ऑफ ग्लैंड का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि यहां पे वाटर, आयन और एक एंजाइम रिलीज करता है, और ये जो एंजाइम रिलीज करता है वो एंजाइम करता क्या है कि स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करता है। मींस स्टार्च यहां पे कुछ डाइजेस्ट होगा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम आवर माउथ। और किस का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है यहां पे स्टार्च का। कैसा डाइजेशन? पार्शियल डाइजेशन विच इज डन बाय द सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड सलाइवा, और सलाइवा से ही क्या होता है उसका डाइजेशन होता है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब साथ ही साथ ये यहां से वाटर फ्लूइड प्रोवाइड करता है, म्यूकस प्रोवाइड करता है, जिससे सारा जो चर्निंग फूड है, जो पिसा हुआ फूड था, वो क्या होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ताकि आसानी से हमारे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मूव कर सके। एंड दैट अ स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोलस। जो फूड का छोटा छोटा सा बॉल बन गया इस सलाइवा के मिक्स होने से, दैट इज नोन एज बोलस। अब बोलस जो आया ये पीछे की तरफ स्वेल करने के बाद है, स्वेल करने के समय यहां आएगा, एंड ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ऊपर नेजल कैविटी और बकल कैविटी का कॉमन ओपनिंग है, मतलब यहां पे दोनों का एक ही ओपनिंग है, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? इसको हम थ्रोट भी बोल सकते हैं। और फेरिंक्स में क्या एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहां पे वेल्डेयर्स रिंग है। क्या होता है वेल्डेयर्स रिंग? यहां जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉमन पैसेज है, इसको चारों तरफ क्या होता है लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब कि यहां पे WBC का पैच है, WBC का लेयर है, कि अगर फूड के साथ एसोसिएटेड कोई पैथोजेन है, कोई बैक्टीरिया है, तो वो क्या करेगा यहां पे डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, मींस यहां पे इसको किल कर दिया जाएगा फूड में से। और इसी जो वेल लेयर पैच है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉन्सिल। चलिए समझते हैं। अब क्या हुआ कि यहां से फूड को हम लोग स्वेल करें, और जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इसोफेगस। इसको पहले इसोफेगस बोला जाता था, इसको अब रिसेंटली टाइम में ओसोफेगस बोला जाता है। इसोफेगस बहुत पहले का टर्म था, लेकिन अभी भी दोनों यूज होता है। साथ ही साथ इसको हम लोग बोल सकते हैं फूड पाइप। क्यों इसको फूड पाइप बोल रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ट्यूब है जिसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है। कहां से? फेरिंक्स से फूड कहां पहुंच जाता है? नीचे बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक। अब क्या होगा? ये एक तरीके का हुज पंप है। हुज पंप का मतलब क्या होता है कि आप अगर गांव में देखे होंगे तो खेत में इरिगेशन के लिए एक पंप यूज होता है जो बंद रहता है, पानी जाएगा तो फूलेगा और फिर बंद हो जाएगा। वैसे ही ये पंप क्या है, पहले बंद रहेगा और जैसे ही फूड जाएगा तो ओपन होगा, और फूड आगे चला गया तो फिर से बंद हो जाएगा। और यही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जैसे कि अगर फूड यहां पे आया तो पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे फूड को फिर पुश करेगा, फिर आगे फूलेगा, पीछे वाला फिर से बंद होगा तो पुश करेगा। तो ऐसे ही क्या होता है इसमें कंटिन्यूअस क्या होता है, यहां पे रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिससे फूड का जो स्ट्रक्चर था, बोलस था, उसको नीचे पुश किया जाए। एंड दैट rhythmic contraction and relaxation in the esophagus is known as peristalsis। तो peristalsis क्या है? वैसा rhythmic contraction and relaxation है कि जिससे फूड मटेरियल क्या करेगा, आगे पुश होगा, आगे बढ़ना शुरू करेगा। अब यहां के बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है, और दैट ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। समझते हैं इसके बारे में क्या है। सबसे पहले स्टमक को समझने से पहले समझते हैं इसके दोनों एंड पे, यहां शुरू हुआ यहां बंद हुआ, इसके भी पार्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग ब्रीफ में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग बहुत चीजें कवर नहीं करेंगे। अब क्या हो गया, ये दोनों एंड पे एक बैंड लगा हुआ है। जैसे आप लोग देखे होंगे बाल में पीछे ऐसे एक जगह रखने के लिए ताकि बाल बिखरे ना, एक जुड़ा लगाते हैं, वैसे ही क्या है यहाँ पे स्टमक में जुड़ा लगा हुआ, किस चीज का, मसल्स का। और मसल्स का जुड़ा लगने से क्या है कि दोनों एंड बंद है, रबर बैंड लगा हुआ है। एंड रबर बैंड नहीं है, मस्कुलर बैंड है, मसल्स का बैंड है। और जहां भी इस तरीके का बैंड रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पिहिंचर। तो यहां पे क्या है, दोनों एंड पे स्पिहिंचर प्रेजेंट है। और स्पिहिंचर का काम क्या है, जो फूड अंदर आ गया बिना न्यूरल सिग्नल का क्या करेगा, फूड बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा समझते हैं। जैसे ही स्टमक में हमारा फूड आया तो स्टमक पहला काम क्या करता है कि इसके अंदर बैग में पूरा इकट्ठा हो गया और ये बंद होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, दोनों एंड बंद है। अब यहां तो चर्निंग हुआ था, बचा हुआ जो चर्निंग है उसको फर्दर फिजिकल ब्रेकडाउन कौन करेगा, स्टमक करेगा। तो स्टमक में भी क्या होता है, यहां पे फिजिकल डाइजेशन होता है। क्यों, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक। और जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा तो फूड क्या होगा, बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, आउटफ्लो नहीं होगा। इसीलिए दोनों साइड क्या है, स्पिहिंचर है। कैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर है। कौन सी साइड प्रेजेंट है, अगर बायोलॉजी में बात करें तो कोई भी डायग्राम को ऐसे दिखा जाता है, मतलब इधर वाले सारा हिस्सा किसमें आएगा, लेफ्ट में, और इधर वाले राइट में। तो जो स्टमक बनाया हो किस हिस्से में है, लेफ्ट साइड पे है, तो ये क्या है, जे शेप स्ट्रक्चर बैग है, जो कि कौन से साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। अब क्या हुआ, इसमें फिजिकल डाइजेशन होगा, साथ साथ केमिकल डाइजेशन होगा। केमिकल डाइजेशन का मतलब हुआ कि यहां पे जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम उसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा सिंपल फॉर्म में, ताकि आगे इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो। एक बात और बता दें, यहां पे बकल कैविटी में भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई होम्योपैथी दवा लेता है या कोई टोबैको खाते हैं, तो उस केस में ऐसा लगता है कि 2 बूंद दवा, 1 बूंद दवा पेट तक आता होगा, इंटेस्टाइन तक जाता होगा, नहीं ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे यहां है। बहुत सारे मेडिसिन क्या होता है, यहीं से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डाइजेशन तो स्टार्ट हुआ ही था बकल कैविटी में, साथ साथ एब्जॉर्प्शन ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द बकल कैविटी। अब आते हैं यहां पे फिर से स्टमक पे। स्टमक में क्या है, यहां पे केमिकल डाइजेशन होगा, फिजिकल डाइजेशन होगा। यहां पे बहुत सारे ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब ग्रुप ऑफ सेल, वैसे सेल जो क्या करता है, समथिंग सिक्रेट करता है। क्या क्या सिक्रेट करता है, पहला टाइप का ग्रुप ऑफ सेल है दैट इज नोन एज म्यूकस नेक सेल। पहला टाइप का कौन सा सेल है, म्यूकस नेक सेल। और म्यूकस नेक सेल क्या करता है, ये एक तरीके का अल्कलाइन म्यूकस रिलीज करता है। क्या करता है, चिपचिपा सा अल्कलाइन सब्सटेंस रिलीज करता है। क्या काम है, इसको आगे समझते हैं। पेराइटल सेल, दूसरा टाइप का जो सेल है उसका नाम है पेराइटल या फिर ऑक्सेंटिक। पेराइटल बोलो या फिर ऑक्सेंटिक बोलो, बात एक ही है। और ये सिक्रेट करता है HCl एंड CIF। व्हाट डू यू मीन बाय HCl एंड CIF? HCl का तो मतलब आप लोग को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण इस स्टमक के अंदर pH अप्रॉक्स चला जाता है 1.8 to 3। pH कितना चला जाता है, 1.8 to 3, इतना तक चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। HCl में जैसे ही pH कम होगा, हाई एसिडिक मीडियम, मतलब इतना स्ट्रांग हो जाएगा एसिड कि ऊपर रख देंगे हाथ के तो हाथ जल जा सकता है, इतना स्ट्रांग होगा एसिड। तब क्या होगा, अब फूड के साथ थोड़ा सा तो यहाँ पे बैक्टीरिया को डाइजेस्ट किया गया था, मारा गया था, किल किया गया था, किससे, वेल्डेरिन से। जो बचा हुआ पैथोजेन है हाई एसिडिक मीडियम में आएगा तो उसको किल कर दिया जाएगा, पहला काम। अब डिफेंस मैकेनिज्म कर लिया। दूसरा काम क्या है इसका, कि हमारे बॉडी में सोचिए आयरन की भी जरूरत होता है। आप लोग पता होगा कि कॉमनली फीमेल में सुनते हैं क्या कि उसके अंदर आयरन की कमी हो गई। अगर कोई मेल भी है तो उसके अंदर भी आयरन की कमी हो सकता है। तो आयरन कमी हो गया तो क्या हम लोग कील लेकर आयरन का खाना शुरू कर देंगे, उसको ऐसे लेकर खाना शुरू कर देंगे तो क्या हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं होगा, हमें हार्म कर देगा। तो उससे बचने के लिए क्या है, क्यों ऐसा होता है,
HCl जो हमारे बॉडी जो है हर एक तरीके का आयरन का आयंस को एब्जॉर्ब नहीं करता है और हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो HCl का काम क्या है कि जो भी आयन Fe3 फॉर्म में है, Fe3 फॉर्म में है, Fe3 प्लस में, उसको कन्वर्ट कर देगा Fe2 प्लस में। Fe3 से किस में कन्वर्ट कर दिया? Fe2 में। और Fe2 क्या होगा? बॉडी में हमारा एब्जॉर्ब होगा और फिर से हमारा RBCSF जो भी काम है उसको हमारा बॉडी अपना हिसाब से यूटिलाइज करेगा। अब CISF का क्या काम है? CIF मतलब कास्टिक इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये क्या करता है? हमारे बॉडी में विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। जब तक इसके साथ बाइंड नहीं करेगा विटामिन B12 हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होगा। यानी इसकी कमी हुई तो B12 हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होगा, और B12 अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हुआ तो हमें एक डिजीज होगा, एंड दैट डिजीज इज नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। क्या? पर्नीशियस एनीमिया। अब इसमें कुछ और भी सेल है, जैसे पेप्टिक चिफ एंड जाइमोजेन, तीनों का नाम, और जाइमोजेन, पेप्टिक चिफ और जाइमोजेन। अब ये सिक्रेट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, जैसे कि पेप्सिन, प्रोरेनिन एंड लाइपेज। अब इसका मतलब क्या हो गया कि पेप्सिन जो है ये डायरेक्ट पेप्सिन हमारा बॉडी सिक्रेट नहीं करता है, रेनिन डायरेक्ट सिक्रेट नहीं करता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट करता है। जैसे पेप्सिन को सिक्रेट किस फॉर्म में करेगा? पेप्सिनोजेन, मतलब ये भी काम नहीं कर सकता, इनएक्टिव है। वैसे ही रेनिन को किसमें कन्वर्ट करेगा? रिलीज करेगा प्रोरेनिन के फॉर्म में। अब HCl का काम क्या है कि ये जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिव करे, ताकि ये हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाए, प्रोटीन का डाइजेशन कर पाए। अब जो यहाँ पे एक और एंजाइम है दैट इज नोन एज लाइपेज, और लाइपेज जहां भी रहेगा इट मींस इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट एंड लिपिड। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन जो क्या है ये हमारे बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। रेनिन कॉमनली बच्चों में होता है, रिलीज ज्यादा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बच्चों को दूध पिलाइए और उसके बाद पेट दबाइए तो उसके बाद दही निकलता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ रेनिन। अब क्या हुआ, मतलब वो क्या करेगा, वहां पर हो गया है पार्शियल डाइजेशन हो चुका है उसके बॉडी में, किसका? प्रोटीन का, और दैट्स व्हाई मिल्क कम इन द फॉर्म ऑफ कोगुलेटेड। अब क्या हुआ, यहाँ पे पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और लाइपेज के कारण यहाँ पर डाइजेशन किसका हुआ? प्रोटीन का एंड लिपिड और फैट का। यहाँ भी जो डाइजेशन हुआ है वो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट एंड लिपिड एज वेल एज प्रोटीन का नहीं हुआ है। आगे फिर इसका डाइजेशन होगा। तो हम लोग अभी समझे यहाँ पे स्टमक का क्या काम। स्टमक ऐसा है जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिजिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन होता है। इसमें कुछ ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड म्यूकस नेक सेल विच सीक्रेट अल्कलाइन म्यूकस। यहाँ पे पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल है जो सीक्रेट कर रहा है HCl और CIF। HCl का काम क्या है कि हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करेगा, मतलब वो बहुत सारे पैथोजन को किल कर देगा। साथ ही साथ क्या करेगा, यहाँ जो इनएक्टिव एंजाइम रिलीज कर रहा है हमारा स्टमक का कुछ सेल दैट इज कॉल्ड पेप्टिक चिफ एंड जाइमोजेन, सीक्रेट कर रहा है एंजाइम पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, इसको एक्टिवेट करेगा ताकि ये जाकर प्रोटीन का डाइजेशन कर पाए। अब साथ ही साथ इसका जो म्यूकस है क्या काम है, इतना जो मीडियम एसिडिक है इससे हमारे स्टमक को बचाएगा ताकि हमारा स्टमक का वॉल ही डाइजेस्ट ना हो जाए, हमारे इसको वॉल को हार्म ना करे। इसीलिए क्या करेगा, अल्कलाइन म्यूकस इसको क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करते रहेगा। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि ये जैसे ही यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हुआ इसके बाद फूड मूव करेगा, स्पिहिंचर खुलेगा और फूड मूव करेगा, और जैसे ही इसके आगे आएगा तो दूसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें 3 पार्ट है। इसमें कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। कौन कौन सा? डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम, उसके पहले डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब जो यहाँ सी शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहां से लेकर जो पीछे साइड है ढका हुआ है यहां तक का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज डिओडेनम एंड इट इज द ब्रॉडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट
पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे चौड़ा और सबसे स्मॉल पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इसी पार्ट में क्या होता है? लीवर का और पैनक्रियाज का सिक्रेशन यही ड्रेन होता है। मतलब दोनों का सिक्रेशन को रिसीव कौन सा पार्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो डियोडेनम करता है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है जेजुनम। और यहाँ पे हाईली वस्कुलर है। हाईली वस्कुलर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारा ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन भी एक्टिवली होगा और साथ साथ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी एक्टिवली होगा। और यहाँ पे इसके बाद सबसे लास्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलम। और इलम सबसे नैरो और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब समझते हैं यहाँ पे डियोडेनम में यहाँ पे दो का सिक्रेशन रिसीव करता है, लीवर एज वेल एज पैनक्रियाज। समझते हैं लीवर को पहले। लीवर क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसका बहुत सारे फंक्शन जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन और भी उसके साथ साथ आयरन को क्या करेगा यहाँ पे सेपरेट आउट करता है जब आरबीसी ब्रेकडाउन होता है। तो उन सब बातों को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि क्या इसका रोल है डाइजेशन में, मेन रोल। अब क्या है? डाइजेशन में लीवर का काम है कि सिंथेसिस करता है अ टाइप ऑफ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज बाइल। एक पिगमेंट सिक्रेट करता है जिसका काम क्या है? नाम क्या है? बाइल पिगमेंट। और ये बाइल पिगमेंट किसी तरीके का एंजाइम नहीं है। याद रखिए, बाइल पिगमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्या कर रहा था? किसी फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता, केमिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। लेकिन क्या करेगा ये बाइल पिगमेंट? करता क्या है? फैट एंड लिपिड। फैट एंड लिपिड को स्मॉल फ्रेगमेंट में चेंज कर देगा। मतलब उसका इमल्सिफिकेशन कर देगा। इट इज नॉट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट एंड लिपिड, इट help to emulsify the fat and lipid which is present in our nutrient in our diet। जो भी यहाँ पे हमारे बॉडी में फैट एंड लिपिड प्रेजेंट है उसके यहाँ पे इमल्सिफिकेशन में बाइल हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो फूड मटेरियल यहाँ प्रेजेंट था और वो कैसा हो गया था? हाईली एसिडिक, उसको भी ये क्या करेगा? बेसिक में कन्वर्ट करेगा। मतलब यहां से जैसे ही फूड आया तो क्या होगा? बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर एसिडिक नहीं रहेगा। अब यहां जो स्मॉल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? ये लीवर बाइल का सिंथेसिस तो करता है पर इसके पास स्टोर रूम नहीं है उसको रखने के लिए, तो ये स्टोर रूम बाहर बना के रखा है एंड दैट स्टोर रूम इज नोन एज गॉल ब्लैडर। तो बाइल बना कहां? लीवर में, और आकर कहां रखा गया है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में आकर रखा गया और गॉल ब्लैडर में इसको टेम्पोररी स्टोर किया जाता है टिल द रिलीज इनटू द डियोडेनम। जब तक ये डियोडेनम में रिलीज न कर दे तब तक आकर स्टोर कहां रहेगा? गॉल ब्लैडर में। इसका और भी फंक्शन है, हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इसके यहाँ पे ओपनिंग के पास स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है और स्टोन के फॉर्मेशन होने के कारण ये बाइल को यहाँ ड्रेन नहीं कर पाता है और यहाँ से बाइल हमारे पूरे बॉडी में फैलने लगता है ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से और हमारे बॉडी पूरा पीला पड़ जाता है और हम लोग को सिम्टम देखने लगता है। कैसा? एक तरीके का कैसा कि जॉन्डिस हो गया है। और वो जॉन्डिस, मैं नहीं बोल रहा कि जॉन्डिस है, जॉन्डिस जैसा सिम्टम्स दिखने लगते हैं और इसको इमीडिएट रिमूव नहीं किया गया तो इट मे कॉज गॉल ब्लैडर कैंसर और लिवर कैंसर। चलिए उसको छोड़ते हैं। अब इसके बाद जैसे ही यहां आया तो इसमें क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तो रिलीज कर दिया। अब दूसरा जो यहां पे ऑर्गन था दैट इज नोन एज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज नोन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है कि वैसा ग्लैंड जो इंडोक्राइन भी सिक्रेट करे और एक्सोक्राइन भी सिक्रेट करे। इट मींस इट आल्सो रिलीज एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। तो एंजाइम भी रिलीज करेगा और हार्मोन भी रिलीज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेट्रोक्राइन। और इसका भी सिक्रेशन बेसिक होगा। तो लीवर एंड पैनक्रियाज दोनों का ही सिक्रेशन कैसा होगा? बेसिक होगा। अब समझते हैं यहां पे कि यहां तो एक बाइल पिगमेंट सिक्रेट किया था जो कि क्या था? एंजाइम नहीं था, बट यहां पे एंजाइम का सिक्रेशन होगा। इसमें क्या क्या सिक्रेट किया आता है?
यहाँ पे वाटर सिक्रेट करेगा, म्यूकस सिक्रेट करेगा, बाइकार्बोनेट और सम एंजाइम सिक्रेट करेगा। अब हम लोग बात करें एंजाइम का, तो कौन कौन सा एंजाइम सिक्रेट करेगा? तो एंजाइम सिक्रेट करेगा प्रोटीएज। प्रोटीएज मतलब दोस टाइप ऑफ एंजाइम विच हेल्प टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का है डाइजेशन में हेल्प करेगा, दैट इज नोन एज प्रोटीएज। और इसमें जो एंजाइम आता है वो कौन सा है? ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन। काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड ट्रिप्सिनोजेन किससे सिक्रेट कर रहा है? पैनक्रियाज। साथ ही क्या कहेगा? अमाइलेज। अमाइलेज का मतलब होता है दोस टाइप ऑफ एंजाइम विच हेल्प टू डाइजेस्ट शुगर और कार्बोहाइड्रेट। शुगर कार्बोहाइड्रेट दोनों सेम चीजें है, तो अमाइलेज क्या करेगा? उसका ब्रेकडाउन करेगा, किसका? शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज अगेन मींस फैट एंड लिपिड। साथ ही साथ एक और एंजाइम सिक्रेट करेगा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अगर बात करें, न्यूक्लियस कम फ्रॉम व्हाट? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए, आरएनए। अब डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, दोनों लगभग एक ही जैसा है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दोनों न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज को क्या करेगा? ये सिक्रेट करेगा। कौन? पैनक्रियाज। तो हम लोग देखें स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ? स्टमक में डाइजेशन हुआ किसका? प्रोटीन का और साथ साथ फैट एंड लिपिड का। यहां पर डाइजेशन किसका नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन यहां पे जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो यहां पे प्रोटीन का भी हुआ, कार्बोहाइड्रेट का भी हुआ और साथ साथ क्या हुआ? लिपिड के साथ साथ न्यूक्लियस, डीएनए और आरएनए का भी डाइजेशन हुआ, मतलब न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज का भी डाइजेशन हुआ। अब चलिए यहां के बाद जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ही है? किसी के भरोसे है कि हाँ हमको ये 2 ग्लैंड करेगा, इससे मेरा काम चल जाएगा? नहीं, इसके पास भी क्या है? कुछ ग्लैंड है। इंटेस्टाइन के पास भी अपना कुछ ग्लैंड है, एंड दैट ग्लैंड इज डिस्कस हियर। क्या क्या है? अब जो इंटेस्टाइन के अंदर पहला ग्लैंड है, दैट इज नोन एज ब्रूनर ग्लैंड। ये क्या है? साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, ब्रूनर ग्लैंड। और ये ब्रूनर ग्लैंड क्या करता है? अल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है। यहां जो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो उस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे कौन सा? ब्रूनर ग्लैंड। और क्या किया? अल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट किया। क्या करेगा अल्केलाइन म्यूकस से? कि यहां पे अपने वॉल को ही बचाएगा, किससे? डिफरेंट टाइप के एंजाइम से, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अल्कलाइन मीडियम है उससे, और साथ ही साथ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा जो यहाँ पे फूड मूव कर रहा है, डाइट जो मूव कर रहा है उसको। अब क्या हुआ? इसके बाद जो सेकेंड टाइप का जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेल, ये सेल, इसको ग्रुप ऑफ सेल मींस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे पिनेट सेल। पिनिथ सेल को हम लोग ब्रश बॉर्डर एंजाइम के अंदर रखे हैं, बताएंगे इसका रीजन। अभी समझते हैं। पिनिथ भी एक तरीके का ग्लैंड है, ग्रुप ऑफ सेल है, जो क्या सिक्रेट कर रहा है? लाइसोजाइम सिक्रेट कर रहा है। लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम ये मतलब वैसे टाइप का एंजाइम है जो बैक्टीरिया, पैथोजेन के सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। यानी यहां भी मैकेनिज्म है कि जो बचा खुचा था उस बैक्टीरिया को, पैथोजन को फिर से मारा जाएगा। यानी यहां पिनेट सेल क्या सिक्रेट कर रहा है? लाइसोजाइम भी सिक्रेट कर रहा है। और थर्ड टाइप का जो यहां पे ग्लैंड है, दैट इज नोन एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम। वैसे जो अब तीसरा हम लोग ग्लैंड पर रहेंगे और उससे जो एंजाइम सिक्रेट होगा उन सारे एंजाइम को हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर एंजाइम। क्यों ब्रश बॉर्डर बोले? इसलिए ब्रश बॉर्डर बोले कि इसके वॉल का सेल से कुछ सेल क्या करेगा? इस एंजाइम को बनाएगा और इसके थ्रू आउट द वॉल लगा रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम। और इसमें कौन कौन सा आता है? प्रोटीएज। Protease means those type of enzyme which help to digestion of, which help in the digestion of protein, that is known as protease। और इसमें कौन कौन सा आता है? इंट्रोकाइनेज, अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, इरिप्सिन। फिर से इंट्रोकाइनेज, अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, इरिप्सिन। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोग को इसमें से सारे एंजाइम को एक साथ दे देगा और बोलेगा बताइए कौन किससे रिलीज होता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा तरीके का जो एंजाइम रिलीज हो रहा है यहां से, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। मतलब वैसा एंजाइम सिक्रेट होगा जो कार्बोहाइड्रेट में शुगर का डाइजेशन करेगा, एंड दैट इज नोन एज माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। मतलब यहां पे ये सब क्या है? ये सब जो है शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करेगा। कौन कौन सा? माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। अब थर्ड टाइप का जो एंजाइम है, दैट इज नोन एज लाइपेज। लाइपेज मींस, लाइपेज का मतलब हुआ फिर से वही कौन?
फैट एंड लिपिड को डाइजेशन वाला। अब इसमें जो लास्ट एंजाइम है दैट इज न्यूक्लियस मींस डीएनए, मींस यहां न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज का डाइजेशन भी ये एंजाइम करेगा। और इन सारे प्रोसेस में मतलब एट द एंड ऑफ 11 यहां पे कंप्लीट डाइजेशन एंड ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट हो चुका है, लगभग पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब यहां जो स्ट्रक्चर निकला है, यहां भी एक स्पेंचर होता है, यहां है ये, यहां पे कॉर्नर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो पहले तो एक्टिव था लेकिन अब हमारे बॉडी में एक्टिव नहीं है। पहले जब हमारे एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो रॉ मटेरियल खाते थे, जैसे लीफ, रूट, ये सब प्लांट का रॉ मटेरियल खाते थे, तो उस समय यहाँ पे सेलुलोज का फर्मेंटेशन होता था विद द हेल्प ऑफ अपेंडिक्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो धीरे धीरे ये काम करना बंद कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेस्टेजियल ऑर्गन। और वेस्टेजियल ऑर्गन ये अब काम नहीं करता है, तो ये अब रेमिनेंट के फॉर्म में बचा हुआ है, छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे ही बचा हुआ है। कभी कभी इससे नुकसान हो सकता है। क्या होता है नुकसान? कि अगर हम लोग सही से बाउल मूवमेंट हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है, हम लोग ज्यादा वाटर नहीं ले रहे हैं, फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ फूड स्टोर होगा और यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। और इन्फेक्शन कॉज होने से यहाँ पे क्या होगा? बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा, और बैक्टीरियल ग्रोथ होने के कारण क्या होगा? इसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, और इन्फ्लामेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा? टॉक्सिक सब्सटेंस बनने लगेगा। और जैसे ही अगर इसका हम लोग इमीडिएट इसका ऑपरेशंस नहीं करते हैं, इसको नहीं हटाया जाता है, सर्जरी नहीं किया जाता है, तो हमारे बॉडी में ब्रस्ट कर जाएगा, और ब्रस्ट करने के कारण पूरा बॉडी में टॉक्सिन फैल जाएगा और ये इमीडिएट डेथ काउज कर सकता है। कौन सा साइड पे है? राइट साइड लोअर एब्डोमेन। कौन से? राइट साइड लोअर एब्डोमेन। क्या है? अपेंडिक्स। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर है, ए ब्रॉड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। समझते हैं इसको? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या किए हम लोग? 3 पार्ट में फर्दर इसको क्लासिफाई किए हैं, इसको डिवाइड किए हैं। अब डिवाइड किए हैं, जो पहला पार्ट है दैट इज नोन एज सिकम। जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सिकम, पहला पाउच, बड़ा सा पाउच। और ये सिकम क्या है? तो ब्लाइंड सेक है। ब्लाइंड सेक मतलब बैग है। अब इस ब्लाइंड सेक में क्या होता है? और इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, और एक ऐसा बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब जो हमारे ही फायदा में रहे और उसको ही फायदा हो रहा है। तो अब और ये बैक्टीरिया क्या करता है? उसको डाइजेशन करता है हमारे बॉडी में जो बचा हुआ फाइबर्स है ये सब का, या फिर और जो फूड पार्टिकल्स है उसका, और यहाँ से सिक्रेट करता है और उसको आउटपुट में रिलीज करता है विटामिन के एंड विटामिन B12। विटामिन के एंड विटामिन B12 सिक्रेट करता है। अब इसके जो ऊपर का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कोलोन, और इस कोलोन को हम लोग 3 पार्ट में बोलते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी जो फूड पार्टिकल बचा हुआ है, मतलब जो यहाँ भी क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। किसका एब्जॉर्प्शन होगा? जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट है, थोड़ा बड़ा हो सकता है बच गया होगा, इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लगभग कंप्लीट हो गया। कैसा बचा हुआ न्यूट्रिएंट है? जैसे सम आयंस बचा हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया। साथ ही साथ जो बचा हुआ वाटर है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो बचा हुआ वाटर है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। साथ ही साथ यहाँ पे सम ड्रग, मतलब अगर कोई मेडिसिन लेते हैं, ड्रग मीन्स मेडिसिन। अब यहाँ केमिकल सब्सटेंस, जो यहाँ पे ड्रग भी है, वो भी कुछ केमिकल सब्सटेंस लार्ज इंटेस्टाइन से भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और इसके बाद लास्ट पार्ट में जो आता है, लास्ट पार्ट इज नोन एज रेक्टम, और यहाँ पे सारे के सारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रेजेंट रहता है। कौन सा? जो फूड अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो फूड यहाँ पे आकर बचा रहेगा, मतलब वेस्टेज बचा रहेगा। और ये कब तक रहेगा? अंटिल द डेफिकेशन, मतलब जब तक इसका यहाँ से रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक ये स्टोर रहेगा रेक्टम में ही। एंड द ओपनिंग ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम दैट इज नोन एज एनस। और यहाँ पे भी 2 स्पेंचर रहेगा, एक वॉलंटियर, दूसरा इनवॉलंटियर। और जब ये स्पेंचर ओपन होगा तो रेक्टम से सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगा।
ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। हम लोग फिर से अगर कभी देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि ज्यादा नॉलेज आप लोग तक पहुंचाए। थैंक यू।